Hello guys, welcome back again. Guys, in this video we are going to talk about, as you can see in the thumbnails, the topic for today is fossil and the process for making fossils, that is called as fossilization. Okay, so यहाँ पे हम briefly देखेंगे कि fossils क्या होते हैं, किस तरह से जीवाश्मों का निर्माण होता है। तो ये सारी प्रोसेस जानने से पहले आपको कुछ बेसिक्स जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, जो हम यहाँ पे बात करें हैं बॉटनी से रिलेटेड, जंतु जीवाश्म होते हैं, पादप जीवाश्म होते हैं। ठीक है, अगर पादप जीवाश्मों का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो ब्रांच होती है पैलियोबॉटनी। ठीक है, और केवल जीवाश्मों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, ओके। जीवाश्म प्राचीन पादपों के या फिर जंतुओं के ठोस प्रमाण होते हैं। तो यहाँ पे इनका निर्माण कैसे होता है उसका मैं एक बेसिक ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए बहुत समय पहले यहाँ पे आपके स्थल हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे कोई पेड़ मान लीजिए, और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आने से या फिर इसके नष्ट होने पे पेड़ अपने स्थल पे गिरेगा। जैसे मान लीजिए इसकी पत्ती है या फिर इसकी कोशिका भित्ति मान लीजिए। ठीक है, प्लांट का कोई भी भाग है जो जटिल है, जिसका अपघटन नहीं हो पाए, ऐसा अगर मिट्टी पे गिरेगा तो यहाँ पे अवसादी चट्टान बनेंगी। ठीक है, सबसे पहले कौन सी बनती हैं? आग्नेय चट्टान बनती हैं, उसके बाद में अवसादी चट्टानें बनती हैं। और अवसादी चट्टानें होती यानी कि आग्नेय चट्टान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके अवसादित होने से। तो ये मान लीजिए पहली परत आ गई इस पे, फिर समय के साथ में फिर दूसरी कोई परत आई, फिर तीसरी कोई परत आई, चौथी कोई परत आई। इस तरह से अवसादित होकर जो चट्टान का निर्माण होगा सबसे लास्ट में, तो उसे हम बोलेंगे अवसादी चट्टान। तो अगर आपसे पूछा जाए जीवाश्म कहाँ पे बनते हैं, तो वो अवसादी चट्टानों पे बनेंगे। बेसिकली जीवाश्म होते क्या हैं? ये पादपों के या फिर जंतुओं के ठोस प्रमाण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पादप का ऐसा भाग जो कैसा है, जो सूक्ष्म जीवों से अपघटित नहीं हो, और वो अवशेष के रूप में यहाँ पे जमा हो जाता है। तो वो कैसा है? जंतुओं के या पादपों के अवशेष जो बहुत लंबे अंतराल तक भूमि के अंदर दबे रहते हैं या फिर चट्टानों के अंदर दबे रहते हैं। बेसिकली कौन सी चट्टान में इस तरह के जीवाश्म देखने मिलेंगे? वो होती है अवसादी चट्टान। ठीक है, और अवसादी चट्टान में अगर अत्यधिक ताप और दाब दे देते हैं तो वहां पे कायांतरित चट्टान का निर्माण हो जाता है। तो आपकी इन दोनों की पेरेंटल या फिर प्राइमरी जो चट्टान होती है वो आग्नेय चट्टान ही होती है। तो यहाँ पे हमने बेसिक आइडिया देखा है किस तरह से आपके जो हम जीवाश्म ईंधन होता है वो भी कोयला और पेट्रोलियम ही होता है, वो भी हमें जीवाश्मों से ही प्राप्त होता है। जो बहुत पेड़ और पौधों के अवशेष होते हैं, मलबा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बहुत लंबे समय तक वहाँ पे रहते हैं। तो उससे क्या बनते हैं? जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, तेल वगैरह हैं, जो प्राकृतिक गैस है तुम्हारी, तो वो किस में है? जीवाश्म ईंधन में आ जाते हैं। ठीक है, तो जीवाश्म का निर्माण इस तरह से हुआ है, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ये आप याद रख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीवाश्मी भवन क्या होता है, जिससे हम बोलते हैं इंग्लिश में फॉसिलाइजेशन। अगर आप बॉटनी स्पेशलाइज में कोई पेपर दे रहे हैं तो वहां पे जीवाश्म को लेके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जीव या फिर उसके विभिन्न अंगों की जीवाश्म में परिरक्षित होने की, प्रिजर्व होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं जीवाश्मी भवन। इससे आप लोकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, इससे आप कह सकते हैं जीवाश्म के निर्माण की प्रक्रिया, उसे आप जीवाश्मी भवन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको पता लगाना है, जैसे आपको कोई जीवाश्म प्राप्त होता है, उसकी एज आपको पता करनी है, तो उसकी एज को काउंटिंग करने की जो टेक्निक होती है वो कार्बन डेटिंग होती है, जिसमें कार्बन समस्थानिक का यूज किया जाता है, कार्बन आइसोटोप का यूज किया जाता है, और इसकी हाफ एज देखी जाती है। यानी कि इस समस्थानिक की अर्धायु को लेके यहाँ पे एज को एप्रोप्रिएट तरीके से मापा जाता है कि इतनी इस जीवाश्म की एज रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जीवाश्मी भवन क्या हो गया? जीव और उसके विभिन्न अंगों की जीवाश्म में परिरक्षित होने की प्रक्रिया जीवाश्म भवन कहलाती है। इसके दो हम सिद्धांत देखेंगे जिनसे जीवाश्म बनता है। एक होता है आपका रिप्लेसमेंट थ्योरी,
जिसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन सिद्धांत। आप साथ में ही लिख सकते हैं, वीडियो को रोक के, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा होता है अंतःस्यंदन। अंतःस्यंदन होता है, स्पंदन नहीं है, स्यंदन सिद्धांत। अगर आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में याद रखा करें। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी जिसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिस्थापन सिद्धांत। इसमें क्या होता है, देखिए, पौधों में उपस्थित, जैसे आपका कोई ये जीवाश्म है, जैसे मान लीजिए ये जीवाश्म है, ठीक है, अवसादी चट्टान के अंदर, ठीक है। इसमें जो उपस्थित जो अणु हैं, इसमें जैसे पत्ती है, और इसमें जो उपस्थित अणु होंगे उनका, सॉरी, ठीक है, जो अणु होंगे उनका प्रतिस्थापन मृदा में उपस्थित, जैसे इसके आसपास क्या होगी, मृदा होगी। मृदा में जो भी खनिज होंगे वो क्या करेंगे, इन अणुओं को प्रतिस्थापित कर देंगे और खुद उनकी जगह आ जाएंगे। ये आ जाएंगे इनकी जगह और इन्हें क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो पौधों में उपस्थित अणुओं का मृदा में उपस्थित खनिज लवणों द्वारा, ठीक है, खनिज लवण, ये क्या थे, आपके खनिज लवण थे। और जो जीवाश्म था हमारा, पत्ती का जीवाश्म, इसमें ये उपस्थित क्या थे, अणु थे, ठोस अणु। और इनका प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया गया है, मृदा में उपस्थित खनिज लवणों के द्वारा, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं खनिजीकरण या फिर जीवाश्मी भवन। देखिए, जीवाश्मी भवन कई चीजों पर डिपेंड करता है। जितना जल्दी ये खनिजीकरण होगा, जितने जल्दी ये प्रतिस्थापन करेंगे, उतना जल्दी ही इसका प्रिजर्वमेंट होगा, परिरक्षण उतना इसका तीव्र होगा, ठीक है। जितना ये अवसादी चट्टान के अंदर रहेंगे उतना ही इनका प्रिजर्वमेंट बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु इस यहाँ तक आ नहीं पाएंगे और ना ही इसका अपघटन हो पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली थ्योरी हमारी अंतःस्यंदन सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। हिंदी में बोलता भी नहीं है ढंग से, तो इस इंग्लिश में याद रखें से। देखिए, सेल वॉल जो होती है आपके प्लांट की कोशिका भित्ति, किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से, ठीक है। और जो सेल वॉल होती है उसमें खनिज पदार्थों का अंतःस्यंदन व अवक्षेपण होता है। अवक्षेपण जिसे आप बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, अंतःस्यंदन जिसे बोलते हैं आप इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले देखिए, सूक्ष्म जीवाणु आके सेल वॉल को अपघटित करेंगे। अपघटित करके कार्बन रहा आपके, जो भी किससे मिलके बना है आपका सेलुलोज, यहाँ पे आपके कार्बन कंपाउंड है, उसमें आपके शुगर कंपाउंड है, मोनोसेकेराइड की जब कई सारी इकाइयां जुड़ जाती हैं तब क्या बना देती हैं आपकी सेलुलोज, या फिर ग्लूकोज की जब कई सारी इकाइयां बन जाती हैं, जुड़ जाएंगी, तब आपकी सेलुलोज मिल जाता है। और ग्लूकोज खुद किससे मिलके, कौन कौन से अणुओं से मिलके बना है, तो इसमें कार्बन परमाणु मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ पे जो मुक्त कार्बन होगा वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलके क्या बना देता है, कार्बोनेट। और कार्बोनेट एक लक्षण होता है किसका, खनिजीकरण को आगे बढ़ाने का, फॉसिलाइजेशन को इनिशिएट करना, ठीक है। जितनी जल्दी आपके कार्बोनेट बनेगा उतनी जल्दी ही फॉसिलाइजेशन अच्छे से होगा, ठीक है। तो अंत इनफिल्ट्रेशन थ्योरी में इतना है कि यहाँ पे सेल वॉल को तोड़ दिया जाएगा और कार्बन जो आपको प्राप्त होगा वो कैल्शियम और मैग्नीशियम भी यहाँ पे अपघटित, सेल वॉल को जब आप तोड़ेंगे तो उसमें कार्बन भी मिलेगा और कैल्शियम और मैग्नीशियम भी मिलेगा। अब कार्बन और ये सब मिलके आपस में क्या बना देते हैं, कार्बोनेट बना देंगे, ठीक है। और कार्बोनेट क्या होता है, इनिशिएट करता है फॉसिलाइजेशन को, परिरक्षण प्रक्रिया को तीव्र करता है ये, ठीक है। ओके, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि किन किन चीजों पे आपका परिरक्षण डिपेंड करता है। तो परिरक्षण जो प्रक्रिया हो रही है, प्रिजर्वमेंट जो हो रहा है, या फिर आप जैसे आप बोल रहे हैं फॉसिलाइजेशन जिसे हम बोल रहे हैं, ये जो प्रक्रिया हो रही है किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है अवसादी चट्टान की गहराई पे। ये ध्यान देना जरूरी है और इन्हें आप लिखें, अच्छा रहेगा, ठीक है, आपके एग्जाम में भी काम आएगा। अवसादी चट्टान की गहराई जितनी ज्यादा होगी, सूक्ष्म जीव
उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे उसका अपघटन नहीं होगा और आपका जीवाश्म कैसा रहेगा, अच्छा बन के रहेगा। ठीक है, उसमें उपस्थित ठोस परमाणु या फिर अणुओं पर, जितने उसके अंदर ठोस अणु होंगे, जैसे हम बात करें परागकण की, पोलन ग्रेन की बात करें, पोलन ग्रेन में उनका जो बाहरी आवरण होता है वो मिलके बना होता है स्पोरोपोलेनिन से। ठीक है, जो पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक प्रतिरोध वाला कार्बनिक सामग्री होती है, इसीलिए पोलन ग्रेन बहुत लंबे समय तक परिरक्षित कर पाते हैं खुद को। तो इनमें उपस्थित ठोस अणुओं पर भी डिपेंड करेगा प्रिजर्वमेंट कितना हो पाता है। अगला बात करें तो इसमें चट्टानों में कोई होने वाला परिवर्तन है, अगर चट्टानों में बार बार कोई परिवर्तन हो रहा है, वो अपने स्थान से खिसक रही हैं, कोई बार बार प्राकृतिक आपदा आ रही है, तो भी जीवाश्मीकरण जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, जितना आपका खनिजीकरण प्रक्रिया होगी, मिनरलाइजेशन, जैसा कि हमने देखा था सबसे पहली प्रक्रिया कि कौन सी थी हमारी, पहली प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट थ्योरी में देखा था हमने, ठोस कणों को मृदा में उपस्थित खनिज लवण क्या कर रहे थे, प्रतिस्थापित कर रहे थे। जितनी जल्दी प्रतिस्थापित होगा और जितनी जल्दी खनिज लवण उस जीवाश्म के अंदर आएंगे, उतनी जल्दी ही खनिजीकरण जितना तीव्र होगा, उतना ही जल्दी जीवाश्मीकरण होगा, उतना ही अच्छा आपके परिरक्षण होगा, वैसा का ऐसा प्रिजर्व होके रहेगा। साथ में पौधे जो प्लांट है, हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं, तो उसकी प्रकृति पे भी डिपेंड करता है, उसकी मोटाई, उसकी कठोरता या फिर उसकी कोमलता है। ठीक है, और इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जीवाश्मीकरण क्या होता है। आने वाली वीडियोस में हम देख लेंगे जीवाश्मों के प्रकार। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।